इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वक्त हम इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इस बुक के चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हर एक चैप्टर के बाद उस चैप्टर में से उभरने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं कास्ट लॉज इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज फुले प्रीफेस हिज आर्गुमेंट्स विद अ कोटेशन ऑन स्लेवरी। जैसे कि आपको पता है, इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी एक कोटेशन से, जो कोटेशन है, The day that reduces a man to slavery takes from him the half of his virtue। तो इस होमर के कोटेशन को हम पहले समझ लेते हैं। कोटेशन क्या कहता है कि वो दिन जिस दिन में किसी इंसान को गुलामी के अंदर ढकेला जाए, उसी दिन उस इंसान की अच्छाई आधी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि गुलामी किसी दिमाग की तरह इंसान को खोखला कर देती है, कमजोर कर देती है। तो इस तरह के पावरफुल कोटेशन से जब फुले अपने चैप्टर को, अपने आर्गुमेंट्स को शुरू कर रहे हैं, तो वो अपने आर्गुमेंट्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि उनका जो चैप्टर है, उनका जो बुक है गुलामगिरी, ये पूरी तरह से गुलामी के ऊपर लिखा हुआ बुक है। तो ऐसे में जब वो शुरुआत एंटी स्लेवरी कोटेशन से कर रहे हैं, तो उसका एक ज़बरदस्त इफेक्ट आता है। यही रीज़न है कि ये बहुत ही अच्छा शुरू करने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द स्लेवरी टू विच द शूद्रास आर रिड्यूस्ड अ मेंटल सब्जुगेशन एज वेल एज अ फिजिकल वन। मेरे ख्याल से ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्लेवरी या जो गुलामी जिसको कि शूद्रास को सब्जुगेट किया गया है, उनको मजबूर किया गया है, वो सिर्फ फिजिकल है या मेंटल भी है। अब फिजिकल एस्पेक्ट क्या हुआ कि जो शूद्रा कम्युनिटीज़ के लोग थे, उनके लिए जो उनके वर्क थे, उनका जो काम था, वो लिमिटेड किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति चमार कम्युनिटी में पैदा हो रहा है, तो उसका पूरा जन्म उसी कम्युनिटी के काम को करते करते खत्म हो जाता था। एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी में जाना बहुत ही मुश्किल था, या एक जॉब से दूसरे जॉब में जाना बहुत मुश्किल था। यह तो एक फिजिकल एस्पेक्ट हुआ। साथ ही साथ दूसरा फिजिकल एस्पेक्ट ये भी था कि जो ब्राह्मण लोग थे, वो शूद्र कम्युनिटी के लोग से अनपेड वर्क करा लिया करते थे, फ्री में काम करा लिया करते थे। मान लीजिए कोई व्यक्ति, लोअर कास्ट का कोई व्यक्ति ब्राह्मण व्यक्ति के घर के सामने से गुजर रहा है, तो उसको डायरेक्टली आदेश दे सकते थे कि हाँ, ये मेरा घर तुम साफ कर दो, सामने का जो पूरा वरांडा है उसको तुम अच्छे से क्लीन करके उसको गोबर से तुम लेप दो, पूरा साफ सुथरा कर दो। तो वो लोग करके दे दिया करते थे बिना किसी पैसे की एवज में। ये हुआ एक फिजिकल एस्पेक्ट। लेकिन जब यहाँ पे साथ ही साथ जो कास्टिज्म या स्लेवरी, इसका जो मेंटल एस्पेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। उससे हमें पता चलता है कि जो लोग पर्टिकुलर कम्युनिटी में पैदा होते हैं, उनको सालों साल, पुरखों के पुरखों इतना दबा के रखा जाता है कि उन्हें बाद में उसका प्रेशर ही फील नहीं होता। उन्हें ये बहुत ही कॉमन लगने लगता है कि अपर कम्युनिटी के लोग उनके साथ इस तरह से बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें कहा जाता है कि तुम इस पर्टिकुलर रास्ते से नहीं जा सकते, साथ ही साथ ये जो वेल है या जो कुआं है, उसमें से तुम लोग पानी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण लोग पानी लेंगे। तो जब ये इस तरह से चलता आता है, तो उन्हें बाद में इसमें कुछ भी गलत महसूस नहीं होता। उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता कि उनके अगेंस्ट से एट्रोसिटी हो रही है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो ये जो मेंटल सब्जुगेशन है, वो मेरे ख्याल से सबसे भयानक एस्पेक्ट होता है। कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ एक अन्याय हो रहा है, लेकिन अगर उसे लगता है कि ये गलत है, और जब तक उसे ऐसा लगता है कि ये गलत है, तब तक वो उसके अगेंस्ट फाइट करता है, और तब तक बदलाव आने की संभावना बनी रहती है, और बदलाव आता भी है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को वो चीज़ गलत लगती ही नहीं है, तो जो हालात है वो बद से बदतर होते जाते हैं। ये बहुत ही भयानक परिस्थिति होती है किसी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए। जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज फुले कंसिडर कास्ट टू बी अ क्रिएशन ऑफ देयर मीन्स ब्राह्मण डीप कनिंग। तो यहाँ पे फुले कहते हैं कि जो ब्राह्मण्स है, उन्होंने बहुत ही कुटिलता के साथ, बहुत ही चालाकी के साथ कास्ट को क्रिएट किया है। वो ये नहीं कहते कि कास्ट पहले से नेचुरली बने हुए थे, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण्स ने जानबूझकर चालाकी के साथ कास्ट को क्रिएट किया है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनकी थ्योरी ये है कि जो ब्राह्मण्स थे, वो भारत देश के, हिंदुस्तान के, वो यहाँ के एबोरिजिनल्स नहीं है, वो यहाँ के ओरिजिनल रहवासी नहीं है। वो कहते हैं कि ये आर्यंस लोग हैं जो 3000 साल पहले बाहर से आए, और फिर यहाँ के लोगों को एनस्लेव करने के लिए, उनको मेंटली और फिजिकली अपने कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने कास्टिज्म क्रिएट किया। उन्होंने कहा कि जो वैश्य कम्युनिटी के लोग हैं, वैश्य कास्ट के जो लोग हैं, वो ब्राह्मण के जांग से पैदा हुए हैं। साथ ही साथ जो शूद्रास है, वो उनके
पैरों के तलवे से पैदा हुए। तो इस तरह की जो अलग अलग कंसेप्ट है उसके थ्रू उन्होंने बाकी सारे जो लोग हैं जो नॉन ब्राह्मण्स है उनको अपने कंट्रोल में रखा, और इन लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने कास्ट को क्रिएट किया। जो फोर्थ क्वेश्चन है, वुड यू कॉल फुले स्टाइल डिसपैशनेट एंड फैक्चुअल और एनर्जेटिक एंड इम्पैशनेट? तो मेरे ख्याल से जिस तरह से फुले ने इस चैप्टर को प्रेजेंट किया है, मेरे ख्याल से वो बहुत ही पैशनेट तरीका है, वो बहुत ही पैशनेटली अपने कंसेप्ट्स को, अपने विचारों को यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। वो यहाँ पे डर डर कर चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर रहे कि अगर मैं एंटी ब्राह्मण लिखूंगा तो मेरे खिलाफ कुछ एक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि उनके खिलाफ हुए भी। तो यहाँ पे डर डर कर किसी भी चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से बहुत ही पैशनेट तरीका है। साथ ही साथ कुछ फैक्ट्स को भी उन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। इज हिज स्टाइल इफेक्टिव फॉर हिज पर्पस? मेरे ख्याल से जिस तरीके से उन्होंने लिखा है ये बहुत ही उनके पर्पस को फुलफिल करता है, क्योंकि अगर आप एक दलित लिटरेचर लिख रहे हो तो जरूरी है कि जो ब्राह्मण सोसाइटी है उनके अगेंस्ट आप कड़े से कड़े शब्दों में लिखो, जैसे कि जो दलित है उनकी आंखें खुल पाए। अगर आप बस सीधी सादी बात से लिखोगे, अगर एकदम प्लेन लैंग्वेज में लिखोगे तो शायद वो इतना इम्पैक्टफुल ना होता, और उनके जो पर्पस है, जिस उद्देश्य से उन्होंने लिखा है, वो उद्देश्य शायद फुलफिल नहीं हो पाता। फिफ्थ क्वेश्चन है, एजुकेशन इज सेंट्रल टू फुलेज विजन ऑफ चेंज, डिस्कस। दोस्तों, फुले इस चैप्टर के अंत में कहते हैं कि जो इंग्लिश गवर्नमेंट है उन्होंने मासेस के एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। मासेस का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा जनता को थोड़ा थोड़ा तो भी लिटरेट करना चाहिए, ना कि जो ब्राह्मण्स है उनको हायर एजुकेशन में ढकेलना चाहिए। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो ब्राह्मण्स है वो उस समय के समकालीन जो पोजीशंस है, जो गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग पद है, उन पे वो अभी स्थापित हो चुके हैं, और वो सोचते हैं कि अगर उनको और ज़्यादा हायर एजुकेशन में आप ढकेलोगे तो जो सारे बड़े बड़े पोस्ट है वहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण्स ही रहेंगे, साथ ही साथ सारे के सारे पोस्ट पे सिर्फ ब्राह्मण्स ही रहेंगे, जिससे कि जो क्लास डिवाइड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि आप क्या करो, जो इंग्लिश गवर्नमेंट है आपको क्या करना चाहिए कि आप मासेस को, अब ज़्यादा से ज़्यादा जनता को, अधिक से अधिक जनता को आप एजुकेशन दो, जिससे कि ये लोग धीरे धीरे compete कर पाए ब्राह्मण्स के साथ, और धीरे धीरे इनका जो प्रेजेंस है वो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर बढ़ सके, जो कि उनको धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के रूप में आगे लेकर आएगा। दोस्तों, मेरे ख्याल से उनका जो ओपिनियन है बहुत ही अच्छा है, और हम ये देखते भी हैं कि जैसे ही जो दलित है और शूद्रस है उनको जैसे जैसे हायर एजुकेशन के अंदर लाया गया, वैसे वैसे देश के अंदर जो क्लास डिवाइड है वो कम होता गया, जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसके अंदर भी काफ़ी हमको इफेक्ट देखने को आया, काफ़ी गरीबी के अंदर कमी आई। साथ ही साथ जो एम्पावरमेंट हुआ है वो एम्पावरमेंट बहुत ही फिनोमिनल है। दोस्तों, ये थे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपको इन क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर कुछ अलग टिप्पणी देनी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ओपिनियंस वहाँ पे प्रेजेंट करिए, जिससे कि बाकी के जो व्यूअर्स हैं उनका भी फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।